नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में पहला रजत पदक जीता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चानू को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टोक्यो ओलंपिक की इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने दिखा दिया है कि देश बुद्ध के मार्ग पर चलकर सबसे कठिन चुनौती का भी सामना कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देश में अब तक 42 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.35% हुई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में तेज वर्षा। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। फर्जी बंदूक लाइसेंस मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले के शोकबाबा जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। और पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर में आज अमरनाथ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक भूमि पूजन की रस्में निभाई गईं। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं मुकेश कुमार। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने भारोत्तोलन की 49 किलोग्राम वर्ग की क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर इन खेलों में भारत को पहली सफलता दिलाई। स्वर्ण पदक चीन की जिहुई हाउ ने और इंडोनेशिया की कांतिका आयसाह ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीराबाई चानू को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी मीराबाई चानू को बधाई देते हुए कहा है कि उनकी शानदार सफलता पर समूचे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे देश की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इससे हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीराबाई चानू को बधाई देते हुए कहा कि नारी शक्ति ने एक बार फिर देश का सिर ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि चानू की सफलता सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मीराबाई चानू के रजत पदक जीतने पर हमें गर्व है। उन्होंने कामना की कि चानू भविष्य में अनेक सफलताएं हासिल करेंगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मीराबाई चानू की सफलता पर उन्हें बधाई दी है। A big thank you and congratulations Mirabai Chanu ji. On the very first day, you have won the silver medal and brought smile for 135 crore Indians. We are proud of you, and on behalf of Honorable Prime Minister Modi and the entire country, I would like to congratulate you for inspiring Indians as well as winning the silver medal for Team India for the country. Thank you. Congratulations once again. टेबल टेनिस में भारत के सुमित नागल ने पुरुष सिंगल्स मैच के पहले दौर में उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन को हराया। महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने इंग्लैंड की टिन टिन हो को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव दक्षिण कोरिया के आन सान और किम जे दियोक से क्वार्टर फाइनल में हार गई। बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी ने ग्रुप ए के पुरुष के डबल्स मैच में चीन ताइपे के ली यांग और वांग ची लिन को हराया। पुरुष डी ग्रुप के सिंगल्स मुकाबले में साई प्रणीत जिलबर रमन मिशा से हार गए। निशानेबाज सौरभ चौधरी ने क्वालिफिकेशन राउंड में पहला स्थान हासिल करते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। हालांकि अभिषेक वर्मा अंतिम 8 में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष हॉकी में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पूल ए के मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से पराजित किया। भारत के लिए रुपिंदर पाल सिंह ने 1 और हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए।
महिला हॉकी में आज शाम 4:15 बजे भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। पदक तालिका में यांग कियान ने चीन के लिए महिला 10 मीटर राइफल में पहला स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। रूस की अनास्तासिया गैलाशिना ने रजत और स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टन ने पहला कांस्य पदक जीता। भारतीय निशानेबाज इला वेनिल वलारिवन 16वें और अपूर्वी चंदेला 36वें स्थान पर रहीं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। ओलंपिक पर प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज में तेलंगाना में सिकंदराबाद के राहुल देवनाथ पूछे गए सवाल का सही जवाब सबसे पहले भेजकर विजेता बने हैं। स्पोर्ट्स कैन टीम की तरफ से उन्हें बधाई। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में बोधि वृक्ष का एक पौधा लगाया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरान उपस्थित थे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक मुद्दों के समाधान में बौद्ध धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों से विश्व का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है। The world needs the power of the Buddha in the form of love, compassion, non-violence and healing to conquer the forces of violence, disease, conflict and poverty. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भगवान बुद्ध के संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने सबसे कठिन चुनौतियों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे, एक दूसरे की ताकत बन रहे। आज आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण कर एक साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहाँ कहा गया है, जहाँ ज्ञान है वहीं पूर्णता, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है।
श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की केयर विद प्रेयर पहल प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे मन, वचन, संकल्प और कर्म के बीच तारतम्य रहने से ही हम दुख से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में प्रसन्नता आ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने सम्यक जीवन के लिए ही अष्टांग मार्ग बताए थे। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए अष्टांग सूत्र 8 मंत्र दिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मन, सम्यक समाधि, यानी मन की एकाग्रता। मन, वाणी और संकल्प में, हमारे कर्मों और प्रयासों में अगर ये संतुलन है तो हम दुखों से निकलकर प्रगति और सुख को हासिल कर सकते। यही संतुलन हमें अच्छे समय में हमें लोक कल्याण की प्रेरणा देता है और मुश्किल में धैर्य रखने की ताकत देता है। श्री मोदी ने कहा कि त्याग और धैर्य की बुद्ध की शिक्षा मात्र शब्द नहीं है, बल्कि इसी से धर्म की शुरुआत होती है और ज्ञान जन कल्याण का पर्याय बनता है। प्रधानमंत्री ने धम्मपद की चर्चा करते हुए कहा कि शत्रुता का समाधान शत्रुता से नहीं बल्कि प्रेम और सहृदयता से ही संभव है। धम्मपद कहता है, नहीं वैरेन वैरानी संपत्तिध कुदाचनम अवैरेन च संपत्ति एस धम्मो सनंततो। अर्थात वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि वैर अवैर से, बड़े मन से, प्रेम से शांत होता है। त्रासदी के समय में दुनिया ने प्रेम की, सौहार्द की इस शक्ति को महसूस किया है। बुद्ध का ये ज्ञान, मानवता का ये अनुभव जैसे जैसे समृद्ध होगा, विश्व सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृहमंत्री अमित शाह ने गुरु पूर्णिमा पर बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने उन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता स्थापित करने का अवसर है जिन्होंने अपनी प्रज्ञा और आशीष से हमारे जीवन को संवारा है। गृहमंत्री ने भी गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु न केवल शिक्षक के रूप में बल्कि मार्गदर्शक के रूप में भी अपने ज्ञान के आलोक से शिष्यों में मौजूद कमियों को दूर करते हैं और उन्हें हर संकट से उबार लेते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में पहला रजत पदक जीता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चानू को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टोक्यो ओलंपिक की इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने दिखा दिया है कि देश बुद्ध के मार्ग पर चलकर सबसे कठिन चुनौती का भी सामना कर सकता है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देश में अब तक 42 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.35% हुई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में तेज बारिश। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। फर्जी बंदूक लाइसेंस मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले के शोकबागा जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। और पहलगाम में गौरीशंकर मंदिर में आज अमरनाथ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक भूमि पूजन की रस्में निभाई गईं।
गृह मंत्री अमित शाह कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ मेघालय के 2 दिन के दौरे पर आज शिलंग जा रहे हैं। गृह मंत्री अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दे सहित अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री पूर्वी खासी पर्वतीय क्षेत्र के मावयोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, उमस वाली में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन संयंत्र और बाल चिकित्सा वार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 42 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 82 लाख 67 हजार से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.35% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 35 हजार से अधिक रोगी ठीक हुए, जबकि 39 हजार से अधिक में संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 646 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड के 44 करोड़ 53 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं और 85 लाख 58 हजार से ज्यादा खुराक पहुंचने वाली हैं। भारत में बच्चों का कोविड टीकाकरण इस वर्ष सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। एक साक्षात्कार में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दवा कंपनी जायडस ने टीकों का परीक्षण पूरा कर लिया है और आपात उपयोग की अनुमति का इंतजार है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का परीक्षण अगस्त या सितंबर तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि फाइजर टीके को अमरीकी नियामक एजेंसी पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। मध्य प्रदेश में लगभग 15 महीने के अंतराल के बाद सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों के भविष्य और सुरक्षा के मद्देनजर कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में मौजूदा शिक्षण सत्र के लिए 26 जुलाई से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ एवं संचालित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को 12वीं की कक्षाएं और मंगलवार एवं शुक्रवार को 11वीं की कक्षाएं लगाई जाएंगी। 10वीं कक्षा के लिए बुधवार और 9वीं कक्षा के लिए शनिवार का दिन तय किया गया है। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया है। इसके लिए 26 से 31 जुलाई तक विशेष टीकाकरण अभियान भी संचालित किया जाएगा। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक में राज्य सरकार ने आज कोविड लॉकडाउन मानदंडों में और ढील देने की घोषणा की है। पूजा स्थल और धार्मिक स्थल कल से खोलने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने चिकित्सा उपकरणों, पल्स ऑक्सीमीटर, रक्तचाप मापने की मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर की कीमतों में कमी कर दी है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जनहित में ये फैसला किया। संशोधित कीमतें इस महीने की 20 तारीख से लागू हो चुकी हैं। पड़ोसी देशों की मदद करने के प्रयास के तहत भारत जल्द ही बांग्लादेश को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजेगा। भारतीय रेलवे ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस बांग्लादेश के लिए 200 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर जाएगी। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़, शिवमोगा, कोडगु, बेलगावी, हावेरी, चिकमगलुरु, धारवाड़, हासन और दावणगेरे जिलों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। भारतीय तटरक्षक बल ने बाढ़ प्रभावित उत्तर कन्नड़ जिले में 100 लोगों को बचाया। राजस्व मंत्री अशोक ने बताया है कि राज्य की 13 बड़ी झीलों में उनकी क्षमता का 65% पानी भर गया है। उत्तर कन्नड़ जिले के कई इलाकों में तेज वर्षा हुई। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर हसन और बेलूर के बीच यातायात में कुछ देर के लिए बाधा आई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश की वजह से कृष्णा नदी में बहाव बढ़ा है, जिससे निचले इलाकों में सैलाब की स्थिति पैदा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने अपने अधिकारियों को सूचना दी है कि बाढ़ की स्थिति पैदा हुए प्रदेशों में बीमारी के रोकथाम पर विशेष कदम उठाए जाए। इन जगहों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाए और संक्रमण के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। वृद्ध नागरिक, गर्भवती स्त्री और बच्चों के स्वास्थ्य पर गौर करने को कहा गया है। चिकनगुनिया और डेंगू के रोकथाम पर भी नजर रखने को कहा गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और बांधों से पानी छोड़ने के कारण राज्य के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। रायगढ़ में महाड़ और पोलाडपुर, रत्नागिरी में चिपलून और खेड़ सहित सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिलों के विभिन्न क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 21, नौसेना की 7, राज्य आपदा मोचन बल की 4 और थल सेना तथा तटरक्षक बल की 3-3 टीम फंसे हुए लोगों के बचाव कार्य में लगी हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 90,000 लोगों को बचाया गया है। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक कुल 76 मौतें हुई, 38 लोग घायल हुए और 59 लापता है। इन हादसों में 75 जानवरों ने भी अपनी जान गंवाई। सातारा में हुई भारी वर्षा के कारण महाबळेश्वर में 48 घंटे से भी कम समय में 1100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कोयना बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। जिला प्रशासन संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित कर रहा है और बाढ़ की संभाव्य स्थिति के लिए हाई अलर्ट पर है। कोल्हापुर में भारी बारिश और कोयना बांध से भारी बहाव के कारण पंचगंगा सहित जिले की नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी है और कई इलाकों में बाढ़ का कारण बनी हुई है। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों की मदद से निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। रत्नागिरी के चिपळूण में 5 अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। वशिष्ठी नदी पर चिपळूण और मुंबई को जोड़ने वाले पुल के गिरने से बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ है। राज्य में भीषण बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए 2-2 करोड़ रुपए की तथा अन्य जिलों के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से फोन पर बात कर राज्य में मूसलाधार वर्षा और बाढ़ के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। बातचीत के दौरान श्री कोश्यारी ने राष्ट्रपति को राज्य में किए जा रहे बचाव और राहत कार्यों से अवगत कराया। बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में अभी तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दरभंगा, मधुबनी और पूर्व और पश्चिम चंपारण सहित 11 जिलों के करीब 400 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 16 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगाई गई हैं। राज्य में कोसी, बागमती और गंडक सहित अनेक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बात करें पश्चिम की तो मुंबई में हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चले दक्षिण तो चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं उत्तर भारत में श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 14 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में तापमान 14 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। तापमान 16 और 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर चलें तो गुवाहाटी में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इम्फाल में हल्की बारिश के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शिलांग में तापमान 19 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आइजोल में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान 19 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोहिमा और अगरतला में 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। कोहिमा में तापमान 19 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। अगरतला में तापमान 26 और 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ईटानगर और गैंगटोक में भी बादल छाए रहने और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। ईटानगर में तापमान 25 और 37 डिग्री सेल्सियस तथा गैंगटोक में 18 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें
सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के फर्जी बंदूक लाइसेंस मामले में 40 ठिकानों पर छापेमारी की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एजेंसी ने जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला और दिल्ली सहित लगभग 40 स्थानों पर छापेमारी की। इस मामले में जांच पहले राजस्थान के आतंकवाद रोधी दस्ते ने की थी। बाद में 2018 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। प्रारंभिक जांच से पता चला था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी ने बड़ी संख्या में ये फर्जी लाइसेंस जारी किए थे। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले के सुंबलर इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम इस इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश कर रही थी। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में पारंपरिक अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक से संबंधित भूमि पूजन की रस्म अदा की गई। भूमि पूजन के लिए महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में साधुओं का जत्था छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पहलगाम ले गया। आज सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार का जन्मदिन है। मनोज कुमार को लोग भरत कुमार के नाम से भी जानते हैं। इस अवसर पर प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। सबसे पहला नाम आता है मनोज कुमार का, जिन्हें लोग प्यार से भरत कुमार भी कहते हैं। मनोज कुमार को जितना उनके अभिनय के लिए याद किया जाता है, उससे ज्यादा उनकी फिल्मों की कहानियों के लिए याद किया जाता है। मनोज कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फैशन के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा। बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म थी कांच की गुड़िया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म थी हरियाली और रास्ता। 1965 की फिल्म शहीद के बाद मनोज कुमार की छवि एक देशभक्त के रूप में स्थापित हो गई। शहीद उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। ऐ वतन 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने चलते 1967 में मनोज कुमार ने बतौर निर्देशक पहली फिल्म उपकार का निर्माण किया। उसमें मनोज ने भारत के नाम के एक किसान युवक का किरदार निभाया था, जो परिस्थितिवश गांव की पगडंडियां छोड़कर मैदान जंग का सिपाही बन जाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 79वीं कड़ी होगी। मराठी भाषा के जाने माने कवि सतीश कालसेकर का महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेणनगर स्थित उनके आवास पर कल रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन 27 जुलाई को 2 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। श्री ब्लिंकन 28 जुलाई को विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में पहला रजत पदक जीता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चानू को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टोक्यो ओलंपिक की इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने दिखा दिया है कि देश बुद्ध के मार्ग पर चलकर सबसे कठिन चुनौती का भी सामना कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देश में अब तक 42 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.35% हुई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में तेज वर्षा, बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात।
फर्जी बंदूक लाइसेंस में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की और जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले के शोकबाबा जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।